देखो भाई, स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना नेक्स्ट। एनएमआर हमारी कंप्लीट हो गई थी, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 एंड दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक्स, अब यहाँ पे दो चीज़ दिख रही है, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक और मेटेलिक मतलब मेटल। तो जिसमें क्या हो, हमारे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल के बीच बॉन्ड बन रहा हो तो उसके अंदर जो भी हमारे कंपाउंड्स आते हैं उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप जनरली देखते हो किसको पढ़ते हो, जनरली कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हो। तो अगर हमारा कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड बन रहा है तो इस टाइप के बॉन्ड मतलब किसी कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच बॉन्डिंग हो रही है तो उस कंपाउंड को क्या बोलोगे आप, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब आपको पता है कार्बन हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन और मेटल के बीच भी, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो, इनके बीच जनरली बॉन्ड कैसा होता है, कार्बन आता है कोवेलेंट, लेकिन मेटल हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है। तो क्या होता है, जनरली इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज अराइज होता है। और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अराइज होने की वजह से ये एक तरह से जो कार्बन और मेटल का बॉन्ड है उसका नेचर हो जाता है पोलर। तो इनके बॉन्ड की अगर बात की जाए तो इनके बॉन्ड का नेचर होता है पोलर कोवेलेंट नेचर के बॉन्ड बनते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर हमारे कार्बन और मेटल के बीच पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही हो उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अब उसके बाद देखो, किसी के ये एक्सटेंट देखना हो कि, या फिर हमें ये देखना है कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो कितना पोलर है, या फिर इसके पोलर नेचर के बारे में की एक्सटेंट देखनी है बॉन्ड की, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, हमारे मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के ऊपर। तो क्या होगा, हमारी जो एक्सटेंट ऑफ polar bond depends on electropositive character of metal, electropositive character of metal। तो जितनी ज़्यादा हमारे मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल, उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारा बॉन्ड पोलर। तो मोर विल बी द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, या मोर पोलर विल बी द बॉन्ड। और जितना हमारा बॉन्ड पोलर होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगी हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी, या क्या कह सकते हैं हम, मोर रिएक्टिव। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हमारी मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा है तो वो मेटल हमारी ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो इसके बेस पे अब आप मेटल्स देखते हो एक्टिव, जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स जैसे हो गई हमारी पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, जिंक, ये सारी मेटल हमारी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है। तो जनरली देखा जाए तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो पोलरिटी होती है वो होती है CK मतलब पोटाशियम के साथ, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास सोडियम, उसके बाद लिथियम के बाद मैग्नीशियम, फिर होती है हमारे पास एल्यूमिनियम, फिर जिंक, और फिर बात आती है हमारे पास कैडमियम की। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे बॉन्ड के पोलरिटी का नेचर। और जितनी ज़्यादा हमारा जो इसके अंदर पोलर नेचर या जितना ज़्यादा आयोनिक नेचर होगा उतना ही ज़्यादा हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा, रिएक्टिव हमारी, और जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास नेमिंग की। नेम कैसे लिखते हो, अब हमारे पास दो पार्ट मिलेंगे इसके अंदर। एक तो मान लो हम लेके चले CH3Li, ठीक है, दो पार्ट है, एक हमारी मेटल, दूसरा हमारा जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है। ऑर्गेनिक तो पहले देखना है हमने, ऑर्गेनिक वाला पार्ट लिखना है, उसके बाद मेटल का नाम। तो ऑर्गेनिक पार्ट का नाम क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, लिथियम, तो मिथाइल लिथियम, सिंपल। और मान लो CH3MgBr, आप ग्रिग्नार्डी रिएजेंट यूज़ करते हो, नाम क्या हो जाएगा, क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और एग्जांपल देख लो C6H5Li, तो ये क्या हो गया हमारी फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल लिथियम। तो सिंपल, पहले हमने जो हमारी ऑर्गेनिक पार्ट है उसका नाम लिखना है, मतलब एल्काइल फिनाइल ग्रुप, और सेकंड फिर उसके बाद जो भी मेटल है वो लिख देनी है। ये हो गई इसकी नेमिंग। तो अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड,
ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड में क्या आता है हमारे पास, जनरली पढ़ते हो आप RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही पढ़ते हो। तो जो हमारे सिलेबस में है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो पढ़ेंगे हम। कैसे लिखते हो, RMGX, आर कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एल्कीनाइल मतलब एल्कीन हो सकती है, एल्काइन हो सकता है, या फिर कोई भी हमारा एराइल ग्रुप हो सकता है आर। और एक्स क्या हो सकता है हमारे पास, कोई भी हेलोजन। कौन कौन से हो सकते हैं हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आर क्या होगा भाई, एल्केन्स या एल्काइल ग्रुप, एल्कीनाइल ग्रुप, एल्केनाइल ग्रुप, NYL, या फिर कोई भी हमारा एराइल ग्रुप आ सकता है। ठीक है, तो ये जो भी हमारा जो कंपाउंड बनेगा उसे आप बोलते हो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन कभी भी हेलोजन ऑफ फ्लोरीन यूज़ नहीं करते। तो जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम फ्लोराइड्स होते हैं वो जनरली हमारे अननोन मतलब कंपाउंड नोन नहीं होते। उसके बाद आते हैं उनकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन की अगर बात पूछें तो प्रिपरेशन आप सिंपल कैसे बनाओगे, कोई भी अल्काइल हैलाइड लेके चलोगे, उसके अंदर क्या डालना है आपने, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बनता है भाई, RMGX। तो अल्काइल हैलाइड लेके चलोगे, मैग्नीशियम डालना है सिंपल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। आप जो सॉल्वेंट है आप ड्राई ईथर की जगह THF भी यूज़ कर सकते हो, या कोई सिंपल कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, कोई भी सॉल्वेंट, जैसे THF हो गया, ट्राई इथाइल अमीन हो गया, डाईऑक्सेन, DME, DMF, ऐसे करके कोई भी सॉल्वेंट आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जनरली हम क्या लेते हैं, THF सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। THF क्या होता है भाई, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। तो ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करा देते हैं। बाकी आप कोई भी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी लेके चलो, मान लो हमारे पास C2H5Br था, मैग्नीशियम डालोगे क्या बन जाएगा भाई, C2H5MgBr। ये थी हमारी सिंपल इसकी प्रिपरेशन। उसके बाद आता है इसके पास इसका प्रोसीजर, कैसे बनाते हो। तो प्रोसीजर आपकी बुक में दे रखा है, मैं लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। इसके अंदर क्या लेना है आपने, जो भी आपका एल्काइल या एराइल हैलाइड है उसको एक ड्रॉपिंग फनल के अंदर लेना है। मतलब एक फनल लेनी है, उसके नीचे फ्लास्क लगा देना है। उस फ्लास्क के अंदर क्या है भाई, आपके पास मैग्नीशियम की टर्निंग से और जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हो वो है, मतलब मैग्नीशियम और आपका सॉल्वेंट है। उसके ऊपर से फनल से क्या डालना है आपने, धीरे धीरे एल्काइल हैलाइड डालना है, वो भी ड्रॉप वाइज। ड्रॉप वाइज क्यों डालते हैं, क्योंकि रिएक्शन बहुत ही विगरस होती है। अगर एक साथ डाल दोगे तो बर्निंग हो सकती है, या फिर मतलब रिएक्शन बहुत ही विगरस होती है, बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है। तो आप डायरेक्टली नहीं डालोगे, ड्रॉप वाइज ऐड करोगे। ड्रॉप वाइज ऐड करोगे तो आप देखोगे कि जो मेटल है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है क्लाउडी सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो ये आपका बन जाएगा, मतलब जो आपका फ्लास्क के अंदर है आपको आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑब्टेन हो जाएगा। उसके बाद अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए या फिर फॉर्मेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा RI, फिर RCl, सॉरी RBr और फिर RCl। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ईज ऑफ फॉर्मेशन, तो RI सबसे जल्दी बन जाते हैं, उसके बाद RBr, फिर RCl। और अगर हमारा हैलाइड ग्रुप ही सेम है और अगर R ग्रुप की बात की जाए तो वो वाले ईजिली फॉर्म हो जाते हैं जिनके अंदर क्या हो, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जितनी छोटी चेन वो वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन उतनी ईजिली हो जाती है। फिर उसके बाद इस रिएक्शन के प्रिपरेशन के अंदर हमें क्या क्या जनरली प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो फर्स्ट प्रिकॉशन तो यही है कि जो फर्स्ट लगा लो या मेन जो प्रिकॉशन ये है कि आप जो भी अपरेटस यूज़ करो आप अपना, तो वो सारे कैसे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए और मॉइस्चर प्रूफ होने चाहिए। उसके बाद जो भी आप रिएक्टेंट इसके अंदर यूज़ कर रहे हो वो सारे ड्राई होने चाहिए और प्योरली फॉर्म में होने चाहिए। क्या यूज़ करोगे, जैसे एल्काइल हैलाइड आप यूज़ करोगे, मैग्नीशियम यूज़ करोगे, ईथर यूज़ करोगे, तो वो सारे कैसे होने चाहिए, ड्राई और प्योर फॉर्म में होने चाहिए। उसके बाद ईथर अगर आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर अल्कोहल की अमाउंट प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए और आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी गैसियस फ्री होना चाहिए, मतलब नाइट्रोजन या ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर आपने यूज करना है। और तो ये सारी प्रिकॉशंस आपको रिएक्शन के ड्यूरिंग लेनी है। उसके बाद आती है हमारे पास मैकेनिज्म की बात। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है भाई,
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के केस में क्या करते हो, RX के मॉलिक्यूल लोगे, दो RX के मॉलिक्यूल साथ में Mg, क्या बनेगा हमारे पास RR और साथ में MgX2 निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका एक MgX2 जो मॉलिक्यूल बना ये मैग्नीशियम के साथ फिर से रिएक्ट करेगा और 2 MgX रेडिकल्स की जनरेशन होगी। अब 2 MgX रेडिकल है, ये RX बॉन्ड था उसके साथ रिएक्ट करेंगे इस MgX रेडिकल, तो क्या बनेगा भाई R रेडिकल प्लस MgX2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये R रेडिकल इधर से बना और MgX उधर ऊपर बन रहा था रेडिकल, दोनों अटैच हो जाएंगे R MgX, ये हमारे पास प्रिपरेशन हो जाएगी। ये था सिंपल इसका मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, तो सिंपल मैकेनिज्म कर लोगे, बाकी इतना काम का भी नहीं होता। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वही R MgX है, R MgX, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि 2 पॉजिटिव होते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसका जो हम मानते हैं कि कार्बन का और मैग्नीशियम का बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये कैसा होता है, हाईली पोलर होता है। लेकिन और जो मैग्नीशियम का और हैलोजन का बॉन्ड है वो आयोनिक, हम मानते हैं कि ये हमारा बॉन्ड पोलर है और बहुत ज़्यादा आयोनिक नेचर का है और ये प्योरली आयोनिक नेचर का है, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन हमारे पॉसिबल नहीं होती। तो जनरली आप इसे किसके साथ, इसमें ईथर डालते हो तो इसे आप जनरली ईथर्स को जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ऐसे ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ईथर डालोगे तो ईथर इसके साथ मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। तो जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाते हैं ऐसे इसके अंदर ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाते हैं और जनरली फिर आप इसी फॉर्म में लिखते हो R MgX, और जो 2 ईथर के मॉलिक्यूल है वो इसके साथ आ जाएंगे। कोई भी ईथर जो आप लोगे OC2H5 ट्वाइस, तो इस टाइप से मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर ये डाइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ एक बार, R तो ये हमारे ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में इसके साथ अटैच हो जाता है। तो सिंपल ये होती है इसके स्ट्रक्चर। बहुत बार ये डायमर मतलब सिंपल थोड़े टाइम बाद ये डायमर के अंदर भी चेंज हो जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ग्रिग्नार्ड हमारा कलरलेस सॉलिड होता है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मतलब ईजिली एवोपरेट नहीं होता, कलरलेस सॉलिड, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। तो आप इसे आइसोलेट कर सकते हो फ्री स्टेट के अंदर और उसे ही आप अपने सॉल्यूशन के अंदर यूज़ करते हो। फिर जो मेन पार्ट आता है वो होता है हमारे पास केमिकल एप्लीकेशंस, जो भी यूज़ करते हो। तो मेन पार्ट अभी चैप्टर है जो मेन वो शुरू है अब, तो इसकी आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए या फिर सिंथेटिक एप्लीकेशन, क्योंकि आपको पता है एज ए रिएजेंट यूज़ करते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में या बहुत सारी चीज़ों की फॉर्मेशन के अंदर आप इसे यूज़ करते हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, RMgX है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का, तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव नेचर होता है, इस पर नेगेटिव। तो ये क्या जनरेट करता है, R नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल। भाई किसी पे नेगेटिव चार्ज हो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। तो सिंपल हमारी कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हमें ग्रिग्नार्ड एजेंट के केस के अंदर मिलती है। अब देखो सिंपल क्या करना है आपने, R नेगेटिव और MgX, इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा आपके पास A और B, ये वाला बॉन्ड इधर दूसरा निकल जाएगा, तो क्या होगा RA और साथ में MgBX। तो ये क्या हो गई आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। और क्या हो गया भाई, एक जो ये ग्रुप था इसको दूसरे ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, तो ये तो हो गया आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप रिएक्शन भी शो करता है। मान लो ये कार्बोनिल कंपाउंड आप लेके चल रहे हो, कोई भी ले लो, RMgX, वही नेगेटिव जनरेट हुआ इधर, ये इधर क्या बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, R इसके साथ आके ऐड हो जाएगा O और MgX इसके साथ चला जाएगा, O नेगेटिव MgX पॉजिटिव। सिंपल इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो बनेगा COH
R। तो सिंपल ये ऐड हो गया, तो इसे आप कह सकते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये दो टाइप से रिएक्शन शो करेगा, या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शंस को 1 बाय 1 करके। फर्स्ट हमारे पास आती है रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन। आई हमारे पास रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या एक्टिव हाइड्रोजन है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एल्केन्स की फॉर्मेशन देते हैं। मान लो RMgX है, कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, Ha, मतलब एसिडिक फॉर्म में जो प्रेजेंट होती है उसे ही बोलते हो। तो क्या होता है भैया आपके पास RH की सिंपल फॉर्मेशन, यहाँ से R नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और MgAX। तो ये होती है हमारी सिंपल रिएक्शन। तो एक्टिव हाइड्रोजन जहाँ पे भी आ जाती है वहाँ पे क्या किसकी फॉर्मेशन होती है भाई, एल्केन्स की फॉर्मेशन होगी सिंपल, या सिंपल हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल देख लो C2H5 MgBr, यहाँ पे H2O डालोगे, H2O से H पॉजिटिव ले लिया तो क्या बनेगा C2H5 और एक H और आ जाएगा और साथ में OH जो बचा MgOHBr। तो इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और जो ये रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ऐसे कंपाउंड्स के साथ जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो वहाँ से हमें एक अच्छी क्वांटिटेटिव यील्ड ऑब्टेन होती है। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, जेरवेंटॉफ मेथड। ठीक है, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन के अंदर इस मेथड को आप यूज़ करते हो। उसके बाद देखो, अगर इसकी रिएक्शन करवा दी जाए आपके एल्काइल्स, मतलब एल्काइल हैलाइड्स के साथ, एल्किनाइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाओगे तो हमें हायर एल्काइंस की जनरली फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल CH3 C111C MgI C2H5 I एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी, क्या मिलेगा भाई हमारे पास CH3 C111C और साथ में C2H5 और MgI2 हमारा बाहर। तो जो एल्काइंस होते हैं हमारे एल्काइंस, इनके केस में क्या मिलता है भाई, हमारा जो हायर ऑर्डर के एल्काइंस हमें ऑब्टेन होते हैं। तो मतलब ये C2H5 ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया, तो ये इसमें इसको यूज़ किया जाता है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड है सिंपल, जो एराइल कंपाउंड्स हैं MgX एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, वही आप वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करोगे, सिंपल आपको बेंजीन रिंग ऑब्टेन हो जाएगी। तो सेम वही जैसे एल्केन्स के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शन जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। तो एक्टिव हाइड्रोजन होगी तो एल्केन्स की जनरली फॉर्मेशन होगी। एल्काइंस के केस में हायर एल्काइंस की प्रिपरेशन होगी, और अगर एराइल मैग्नीशियम है उनमें हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट